प्यारे बच्चों, मैं सूर्यकांत तिवारी आज क्लास 12 के बच्चों को निषेचन पश्च अवस्था के बारे में बताऊंगा कि निषेचन के बाद क्या होती है। कल मैंने लैंगिक जनन के 3 चरण जो था, निषेचन पूर्व अवस्था, निषेचन और निषेचन पश्च अवस्था। तो निषेचन पूर्व अवस्था और निषेचन का जो डिस्कशन है जो उसको हमने पिछली क्लास में किया था। आज हम लोग निषेचन पश्च अवस्था के बारे में जानेंगे कि निषेचन के बाद क्या होता है। तो देखिए बच्चों, निषेचन पश्च अवस्था, निषेचन पश्च अवस्था या इसको कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेट। तो जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेट होता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, निषेचन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा। तो यहाँ निषेचन के बाद निषेचन का रिजल्ट क्या होता है? ये जाइगोट बनता है। जाइगोट मतलब युग्मनज, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? युग्मनज। जाइगोट के बाद जो युग्मनज बना है ये किसी भी जीव का, चाहे वो एक कोष की हो और चाहे वो बहुकोष की हो, चाहे वो कहीं रहता हो, जाइगोट या युग्मनज सदैव एक कोष की होता है। चाहे वो हम ही मानव का ही जाइगोट क्यों न हो, जाइगोट हम हमेशा क्या होता है? एक कोष की होता है। और यह जाइगोट जो होता है बाद में विभाजित करने लगता है। और कुछ जीवों में, जैसे शैवालों और कौकों में ये देखा जाता है कि ये जो जाइगोट होता है, ये जाइगोट है, ये अपने चारों तरफ एक मोटा कवरिंग बना लेता है, मोटा ऐसे लेयर बना लेता है। ऐसे एक मोटा कवरिंग बना लेता है। और मोटा कवरिंग बनाने से इसको होता क्या है कि जो प्रतिकूल दशाएं हैं, वातावरण की जो प्रतिकूल दशाएं हैं, जैसे अधिक ताप, दाब, गर्मी, ये सब जो वातावरण की क्या है? प्रतिकूल दशाएं हैं, प्रतिकूल वातावरणीय दशाएं हैं, इसको यह आराम से बर्दाश्त कर लेता है और ये सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहेगा इसी तरह। और जैसे ही अनुकूल अवस्था आएगी, ये जो कवरिंग है, जो हार्ड कवरिंग, जो कठोर उसके चारों तरफ परत है, वो परत क्या होगा? गल जाता है। और जब परत गल जाएगी तो इसके जो जाइगोट होता है ये तेजी से डेवलप कर ग्रो कर एक नया अलगी या फंजाई को जन्म देता है। तो उसको हम कहते हैं रेस्टिंग फेज, विश्राम की अवस्था। उस समय विश्राम करता है। और जो होता है दूसरे अन्य ऑर्गेनिज्म में, जैसे जाइगोट क्या करता है? निरंतर विभाजित करता है। उसको कहते हैं भ्रूणोद्भव, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मतलब भ्रूणोद्भव, भ्रूण का विकास, उद्भव होना। ये जाइगोट क्या करता है? लगातार, क्योंकि अगर बहुकोष की प्राणी है तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो युग्मनज या जो जाइगोट होता है वो सदैव एक कोष, सिंगल सेल का बना होता है, एक ही कोशिका का बना होता है। जबकि उसी जाइगोट को जिस जीव को बनाना है वह जीव कई ढेरों कोशिकाओं की बनी हुई है। तो ढेरों कोशिकाएं कहाँ से आएंगे? तो ये जाइगोट, ये जो युग्मनज है वो क्या करता है? लगातार समसूत्री विभाजन करता है। तो जब ये विभाजन लगातार करता है तो कोशिकाओं की संख्या क्या होगी? बढ़ जाती है। और जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी तो उन कोशिकाओं में विभेदीकरण होता है, डिफरेंशिएशन जिसे कहते हैं, विभेदीकरण। विभेदीकरण, विभेद माने होता अंतर। एक कोशिका क्या होगी? दूसरे कोशिका से थोड़ा सा उसमें डिफरेंशिएट होने लगती है और उस हिसाब से वो अंगों का विकास करती है, अलग अलग ऊतक अंग बनाएगी। जैसे
जाइगोट जो होती हैं, जैसे हम मानव का ये जाइगोट की अगर बात करें तो ये जो इसके अंदर की जो कोशिकाएं हैं इस तरह से सपोज करें विभाजित हो गई। तो अगर ये विभाजित हो गई तो एक बार विभाजित होने के बाद इन कोशिकाओं में विभेदन शुरू हो जाता है। विभेदन का मतलब है कि अगर ये कोशिका सपोज करें, अगर ये कोशिका हाथ बना रही है तो ये दूसरी कोशिका हाथ नहीं बनाएगी, क्योंकि मानव के शरीर में 2 ही हाथ होते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, विभाजन के बाद जो बनी हुई कोशिकाएं हैं वो सब एक जैसी हैं, सब में गुणसूत्रों की संख्या भी उतनी है, सब में वही सब कुछ है। लेकिन बाद में जब डिफ्रेंसिएशन, जब विभेदन होता है तो विभेदन में ये तय हो जाता है कि हम हाथ, अगर ये हाथ बना रही है तो दूसरी कोई हाथ नहीं बनाएगी। मान लीजिए ये पैर बना रही है तो दूसरी कोई पैर नहीं बनाएगी। मान लीजिए कोई आंख बना रहा है तो दूसरा कोई आंख नहीं बनाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि एक बार कोशिका जब बन जाती है, नंबर बढ़ जाता है तो उसमें विभेदन शुरू हो जाता है कि इस कोशिका को हाथ बनाना है, इसको पैर बनाना है, इसको आंख इसी को कहते हैं डिफरेंशियल जीन एक्टिविटी, मतलब विभिन्न जीनों का सक्रिय होना। क्योंकि देखिए गुणसूत्र 46 सब में है, गुणसूत्रों की संख्या सब में उतनी है, तो जीन की संख्या भी उतनी है। लेकिन किसी में कोई जीन एक्टिव है, मान लीजिए हाथ बनाने वाला जीन एक्टिव है तो वह जीन किसी अन्य दूसरी कोशिकाओं में एक्टिव नहीं होगा, निष्क्रिय रहेगा। और यह मेथड होता है सेल सिग्नलिंग के माध्यम से। एक कोशिका दूसरे कोशिका को एक सिग्नल देती है कि भाई देखिए मैं ये हाथ बना रहा हूं और आप लोग में से कोई दूसरा हाथ नहीं बनाएगा। तो इसी को कहते हैं सेल सिग्नलिंग, और इस पर अभी रिसर्च भी बहुत हो रहा है कि एक सेल दूसरे सेल को कैसे सिग्नल देती है। तो ये सिग्नल के माध्यम से ये होता क्या है कि एक कोशिका समझ जाती है कि कहीं हाथ बन रहा है और हमको बनाना नहीं, हमको तो मतलब ये सेल क्या, इसको कहते हैं डिफरेंशियल जीन एक्टिविटी। अलग अलग सेल जो होती हैं अलग अलग तरीके से सक्रिय होती हैं और सक्रिय होकर अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, अंग बनाती हैं, और वह अंग जब बनता है तो धीरे धीरे पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। तो इसी प्रक्रिया कहते हैं भ्रूणोद्भव विकास। और जो जीव होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अंडा देते हैं, मतलब उनको अंडज कहा जाता है, जो बच्चे उत्पन्न करते हैं। इसी से जब डेवलप हो जाता है तो बच्चा बन गया या पूरा एक जीव बन गया। तो वह जीव जो होता है कैसे, जैसे मान लीजिए कुछ जैसे स्तनधारी हैं, तो स्तनधारियों में क्या होता है कि वो निषेचन भी आंतरिक होता है। आपको पता है, कल बताया गया था कि निषेचन भी क्या होता है, आंतरिक होता है। और निषेचन के बाद जो बच्चे अंदर डेवलप हो रहे हैं वो पूर्ण विकसित बच्चे को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। निषेचन के बाद जो बच्चा डेवलप हो रहा है अंदर, जो युग्मनज बना, और वो डेवलप होकर जब पूरा एक भ्रूण बनाएगा, पूरा एक बच्चा बना लेगा या पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा, तो वह विकसित होने के बाद जन्म लेता है, बाहर आता है। ये स्तनधारियों में देखा जाता है। लेकिन पंछियों में, सरीसृपों में, मतलब रेप्टाइल और बर्ड्स में, पंछी और सरीसृप में ये देखा जाता है कि निषेचन के पश्चात वो बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, वो अंडा देते हैं, निषेचित अंडा देते हैं। बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, वो क्या देते हैं, निषेचित अंडा देते हैं। तो और वह अंडा जो है, उस अंडे में पोषक पदार्थ संचित होता है, और उस अंडे में संचित पोषक पदार्थ को ग्रहण करने के बाद जीव जो होता है वो डेवलप होने के बाद ग्रहण करता है। डेवलप करने के बाद वो अंडा क्या होता है, फट जाता है।
उस अंडे के चारों तरफ कैल्शियम युक्त एक खोल पाई जाती है, कठोर कवच पाई जाती है, जो उस अंडे को बाहरी वातावरण से क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और ऐसे भी ये पंछी या ये सरीसृप जो अंडा देते हैं वो हमेशा अनुकूल वातावरणीय दशाओं का तलाश कर कर ही अंडा देते हैं। एक सही जगह, ऐसे जगह अंडा देते हैं जहां उस अंडे को में जो बच्चा है उसको डेवलप होने के लिए एक सही उपयुक्त वातावरण मिल सके। तो वो जब डेवलप होता है तो अंडे की बाद में कैल्शियम की जो कवच होती है वो टूट जाती है और उसमें से बच्चा उत्पन्न होता है। तो यहाँ प्यारे बच्चों मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं कि अंडे से जो ऐसे जीव जो अंडा देते हैं उनको अंडज कहते हैं। अंडज क्या कहा जाता है, अंडा देने वाले जीवों को अंडा देने वाले जीवों को अंडज या इसी को अंग्रेजी में ओबीपेरस कहा जाता है। और जो बच्चा देते हैं, डायरेक्ट अंडा नहीं देते हैं, क्या देते हैं, पूर्ण विकसित बच्चा जैसे मानव है, तो उसे अंडज नहीं कहा जाता, उसे क्या कहा जाता है, जरायुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बच्चा देने वाले जीवों को जरायुज या बीबीपेरस कहते हैं। बीबीपेरस कहा जाता है। तो देखिए अंडा जो देगा उसको क्या कहेंगे, अंडज, और जो बच्चे देते हैं उसको जरायुज या बीबीपेरस कहा जाता है। और बच्चों पौधों में भी ये होता है। पौधों में क्या होता है, जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन होने के बाद जो जाइगोट कहाँ बनता है, आपका बीजांड के अंदर। तो जो बीजांड के अंदर, जैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूं एक डायग्राम से सिंपल सा, बच्चों जैसे मान लीजिए, ये सपोज करिए एक ये बीजांड है, तो देखो बच्चों, जैसे आप सपोज करें, मान लें कि एक बीजांड है, तो बीजांड में ये क्या होता है, आपका एक सेल, यहां पर ये क्या है, अंड कोशिका। अंड कोशिका है। तो आपका जब नर युग्मक आएगा, परागकण यहां आएगी, पराग नलिका, तो ये जो नर युग्मक यहां आया, मान लीजिए ये नर युग्मक है, ये नर युग्मक है। तो जब ये नर युग्मक इस अंड कोशिका से फ्यूज होता है, निषेचित होता है, तो ये क्या बना लेगा, जाइगोट। जाइगोट या इसी कहेंगे युग्मनज। और यही जाइगोट
यही युग्मनज जो युग्मनज बना लिया, यही युग्मनज आगे जाकर भ्रूण बनाएगी, एम्ब्रियो। या भ्रूण बनाती है। और जबकि जो ये ओव्यूल है, जो बीजांड है, ये बीजांड, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये सब, ये क्या बना लेगा, बीज बना लेगा। और ये जो पूरी ओवरी आपको दिख रही है, जब मैच्योर होने के बाद क्या बना लेगी, फल बना लेती है। तो ये बीज हो गया, बीज के अंदर क्या हो गया, भ्रूण हो गया, और भ्रूण के बाहर क्या हो गया, आपका फल भित्ति हो गई। ये पेरिकार्प या इसको फल भित्ति कहते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि पौधों में निषेचन के बाद कुछ परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन क्या होता है पौधों में निषेचन के बाद, जैसे नंबर 1 बाह्य दल गिर जाते हैं। बाह्य दल गिर जाते हैं। दूसरी, दल भी गिर जाते हैं। और अंड कोशिका निषेचन के पश्चात भ्रूण बनाती है। के पश्चात युग्मनज में बदल जाती है। जो भ्रूण बनाती है। और बीजांड बीज में बदल जाता है। बीजांड बीज में बदल जाता है। और जो है आपका जो ओवरी है, अंडाशय जो है, अंडाशय किसमें बदल जाती है, निष्ठ अंडाशय फल में बदल जाते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि निषेचन के पश्चात पौधों में ये परिवर्तन होते हैं। यहां पर मैंने लिखा है बाह्य दल गिर जाते हैं। जो पुष्प का बाहरी, सबसे बाहरी जो घेरा होता है, अगर ये छोटा सा देखें यहां पर, अगर यहां कोई ये पुष्प है,
देखिए बच्चों, ये जो एक सामान्य मान लीजिए एक पुष्प है, तो ये इसका पुष्पासन हो गया, और जो ब्लैक वाला ये है इसका बाह्य दल है। तो यह जो बाह्य दल होता है मुख्य रूप से पौधों में क्या होता है, गिर जाता है या पुष्प निषेचन के बाद पुष्प से अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, कुछ फैमिली ऐसी भी होती हैं जिसमें पुष्प बाह्य दल से अलग नहीं होता है, और उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है सोलेनेसी, जिसे बैगन है, टमाटर है, मरचा है, ये सब क्या है, इस सब में जो आप देखेंगे बाह्य दल लगा रहता है, परसिस्टेंट होता है, चिरस्थायी होता है, वो नष्ट नहीं होता है, और दल गिर जाते हैं, जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्यों नष्ट हो जाते हैं? क्योंकि इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है परागण में मदद करना। यही कारण होता है, परागण में मदद करने का ही के लिए ही वो जो है अनुकूलित होती हैं। यही कारण होता है कि जितने भी दिन में खिलने वाले पुष्प हैं, जो दिन में खिलते हैं, उनके पराग कण जो होते हैं वो आपके कलरफुल होते हैं, मतलब खूब रंगीन होते हैं। क्यों रंगीन होते हैं? क्यों? क्योंकि वो कीटों को अपनी तरफ क्या कर सके, आकर्षित कर सके रंग से। और जितने भी रात में खिलने वाले पुष्प होते हैं, उनके पराग जो उनके जो आपके दल हैं, मतलब जो पंखुड़ियां हैं, वो आप जल्दी रंगीन नहीं देखेंगे, वो जनरली सफेद होती है, व्हाइट होती है। जैसे व्हाइट, जब ब्लैक बोर्ड होता है तो उस पर व्हाइट चाक से लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? अगर ब्लैक बोर्ड पर ब्लैक चाक से लिखा जाए तो दिखाई नहीं देगा। तो व्हाइट, जैसे काले पृष्ठभूमि में सफेद रंग उभर कर सामने आता है, ठीक उसी प्रकार से रात्रि काली होती है, और जब फूल सफेद होगा तो जो रात्रिचर जंतु हैं जो परागण में मदद करते हैं, चमगादड़ हो गया या जो भी इंसेक्ट हैं जो रात में सक्रिय होते हैं, उनको वो पुष्प एक तो अच्छे से दिखाई देगा, और दूसरी चीज रात्रि में खिलने वाले जितने भी पुष्प होते हैं वो सेंटेड होते हैं, मतलब उसमें सुगंध होती है, और इसी सुगंध के कारण वो क्या होते हैं, परागण करने वाले जीवों को आसानी से अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। तो जब निषेचन हो गया, परागण के बाद हुआ निषेचन, तो जब निषेचन हो गया तो निषेचन के बाद इनका काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। और जब निषेचन के बाद इनका काम समाप्त हो गया तो इनके रहने का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार से ये भी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, अलग हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद निषेचन जब अंड कोशिका से होता है, तो निषेचन के बाद जो अंड कोशिका होती है वो किस में बदल जाती है, युग्मनज में। किस में बदल जाती है, युग्मनज में। और युग्मनज में जब बदल जाएगी तो वो युग्मनज ही आगे वृद्धि और विकास द्वारा भ्रूण बनाता है, भ्रूण इम्ब्रियो बनाता है। और इम्ब्रियो भ्रूण के आधार पर, आपको यहाँ थोड़ी सी बात मैं बता दूं बच्चों, कि भ्रूण के आधार पर भ्रूण में कितने बीजपत्र हैं, 2 प्रकार के पौधे क्लासिफाई किए जाते हैं। अगर 2 हैं तो द्विबीजपत्री, और आपके अगर जो है 1 हैं तो 1 बीजपत्री। तो भ्रूण बनाती है, और ये पूरा का पूरा बीजांड बीज में बदल जाता है। और जो अंडाशय होता है, ये जो बाहरी अंडाशय ये सब होता है, ये आपका अंडाशय के जो बाहर का होगा वो पूरा का पूरा एक फल के रूप में परिपक्व हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज और जान लें हम कि क्या ये जो मैंने कहा कि सारे पौधों में परागण इंसेक्ट द्वारा ही होता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इंसेक्ट द्वारा मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा कि कलर्ड होते हैं, दिन में खिलने वाले होते हैं, तो वो इंसेक्ट को आकर्षित करने के लिए रंगीन होते हैं, और रात में जो खिलने वाले होते हैं वो सफ़ेद होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि वो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने इंसेक्ट का उदाहरण दिया तो केवल इंसेक्ट से ही होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पुष्प ऐसे भी होते हैं जिसमें वायु परागण होता है, या अगर द्विलिंगी है पुष्प में, आपको पता है कि अगर किसी पुष्प में नर जन्ना और मादा जन्ना दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित हैं अथवा पाए जाते हैं, तो ऐसे पुष्प को हम क्या कहेंगे, द्विलिंगी पुष्प। और
अगर नर जननांग अलग है और मादा जननांग अलग है तब हम उसको क्या कहेंगे, एक लिंगी पुष्प। तो बच्चों स्वपरागण भी होता है, तो स्वपरागण में जनरली जो होता है द्विलिंगी पुष्पों में ही संभव होता है। और एक बात बच्चों और यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि निषेचन के बाद जो डेवलपमेंट हो रहा है वह यह कतई जरूरी नहीं है कि सारे जीवों में, मतलब चाहे वो जंतु हो चाहे वो पादप हो, एक निश्चित समय मतलब एक ही समय के बाद उसमें से डेवलप ऑर्गेनिज्म जन्म लेगा बच्चा। जैसे हर जीव का, हर जंतु या पादप का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। जैसे मनुष्यों में 9 महीने 9 दिन मतलब 279 डेज जो होते हैं, 279 दिन का समय होता है। जेस्टेशन पीरियड इसको कहते हैं, जब वो बच्चा क्या होता है, जन्म लेता है। और वह चीज पादपों में भी अलग अलग होता है। कुछ पादप भी आपने देखा होगा, कुछ पादप आपके 1 वर्षीय होते हैं, कुछ पादप द्विवर्षीय होते हैं, कुछ पादप बहुवर्षीय होते हैं, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें वर्ष में एक ही बार पुष्प आते हैं। पूरे जीवन काल में क्या होते हैं, एक ही बार पुष्पन उत्पन्न करते हैं। और जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपका पूरे जीवन भर एक निश्चित सीजन में, समय में पुष्प आते रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमेशा पुष्प आते रहते हैं। तो और कुछ ऐसे जिसमें बहुत ही लंबे टाइम पीरियड के बाद पुष्प आते हैं। जैसे आपने देखा नीलकुरंजी, नीलकुरंजी के पौधे में जो 12 साल बाद पुष्प आता है। 2006 में आया था, 2018 में आया, अब फिर 12 साल बाद मतलब 2030 में फिर आया। तो ये इतना जो टाइम पीरियड का जो गैप होता है पुष्पन की अवधि में, ये इनमें क्या होता है अलग अलग। इसीलिए हमने कहा है कि प्रजनन काल या जनन की अवधि ये हर जीव जंतु या पौधों में क्या होता है, अलग अलग टाइम पीरियड तक होता है। कुछ में ये कुछ दिनों का हो सकता है, कुछ में कुछ महीनों का हो सकता है, और कुछ में ये कुछ वर्षों का भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर था आप लोग का जो है प्राणियों में जनन, क्लास 12 कक्षा 12 का प्रथम अध्याय जो था प्राणियों में जनन, ये समाप्त हो चुका है। एक बार हम इसको क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन, इसका मतलब इसको एक 60 टर्म में पूरे चैप्टर का एक रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम लोग इतने वीडियो में, लेक्चर में क्या क्या देखें। इसी को थोड़ा सा एक बार हम समराइज वे में, एक संक्षिप्त में आपके सामने रख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, क्या जाना बच्चों, कि जीवों की जीवन अवधि, कि हर जीवों की जीवन अवधि एक जैसी नहीं होती है। और हम लोगों ने यह भी जाना कि जीवों की जो जीवन अवधि होती है उस पर रंग, रूप, आकार, इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम लोगों ने उदाहरण स्वरूप देखा था कि जो कौवा होता है और जो तोता होता है लगभग आकार एक जैसा होता है, रंग अलग होता है, आकार एक जैसा होता है, लेकिन उनकी उम्र में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। कौवा की उम्र बहुत कम 14 साल लगभग होती है, और जो तोता होता है 140 साल। मतलब कितना बड़ा गैप है आप देख रहे हैं, जबकि आकार में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हाथी बहुत बड़ी होती है लेकिन उम्र मार 60 से 70 साल, और कछुआ छोटा है जिसकी उम्र 300 सालों से भी अधिक होती है। तो साइज कहीं यहाँ कोई जो आकार हो कोई मैटर नहीं है, कोई वो प्रतिमान नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि जिसका आकार जितना बड़ा होगा वो उतने दिनों तक जीवित रहेगा। ये कोई तथ्य बात नहीं है, सही बात नहीं है। और दूसरी बात बच्चों कि हम लोगों ने ये भी देखा कि कैसे जो जीव होते हैं उसमें जनन कैसे होता है और जनन की क्या उपयोगिता है। इस चीज को देखने के लिए हम लोगों ने जनन के 2 प्रकार का विस्तृत अध्ययन किया। एक हम लोगों ने पढ़ा अलैंगिक जनन और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा लैंगिक जनन।
और अलैंगिक जनन में हम लोगों ने देखा कि ये सिंगल पेरेंट मतलब एक ही जनक द्वारा होता है, इसमें नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें कोई युग्मक का निर्माण भी नहीं होता, इसमें निषेचन भी नहीं होता, इसमें जो होता एक ही जीव अपने जीव जैसे दूसरे जीव को जन्म देता है। और इसके कई प्रकारों को भी हमने पढ़ा, मुकुलन, द्विविभाजन, बहुविखंडन, विखंडन, बीजाणुओं द्वारा पुनरुद्ध भवन, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या किया, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक उदाहरण सहित इसका हम लोगों ने अध्ययन किया। और उसके बाद हम लोग चले आए पौधों में कायिक जनन के बारे में, जिसे हम लोग कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। और जो पौधे होते हैं उसमें जो कायिक जनन होती है, कायिक जनन को हम लोगों ने देखा कि पौधे के कायिक अंगों द्वारा, पौधे का कायिक अंग किसे कहा जाता है, जड़, तना और पत्तियों को। तो पौधे के कायिक अंग जैसे जड़, तना या पत्ती से अगर कोई जनन होता है, जड़, तना और पत्ती से कोई दूसरा पौधा उत्पन्न होता है जिसमें परागकण, ये सारी परागकण और बीजांड ये सब इन्वॉल्व न हो, तो हम क्या कहते हैं, ये सब उसमें सम्मिलित न हो, तो हम ऐसे जनन को कहते हैं कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और कायिक जनन में हम लोगों ने तने द्वारा जनन को देखा, आलू में देखा, अदरक में देखा। और उसके बाद हम लोगों ने जड़ द्वारा देखा डहेलिया, सतावर में। और उसके बाद हम लोगों ने पत्तियों द्वारा अजूबा में देखा, बिगनबोनिया में देखा। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो कायिक जनन है यह दो तरह से, प्राकृतिक, ये सब चीजें जो थी वो प्राकृतिक थी, प्याज, आलू, अदरक, जो डहेलिया, ये सब प्राकृतिक। कुछ कृत्रिम कायिक जनन के बारे में भी हम लोगों ने जाना कि कृत्रिम कायिक जनन क्यों करते हैं, वांछित रिजल्ट को, वांछित परिणाम को कम समय में प्राप्त करने के लिए, वांछित गुणवत्ता वाले पौधे को कम समय में उत्पन्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से कुछ तकनीक का प्रयोग कर कर नया पौधा उगाते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कलम लगाना, कटिंग, कैसे तिरछा, तने को तिरछा काट कर उसे ऑक्सीजन के विलयन में डुबाने के बाद उसको लगाने पर उसमें से पौधे बहुत जल्दी निकलने लगते हैं और उसमें पुष्प भी बहुत जल्दी आते हैं, फल और पुष्प भी जल्दी आते हैं। तो कलम कैसे लगाया जाता है, लेयरिंग क्या होती है, रोपड़ जिसे कहते हैं, लेयरिंग में अंडरग्राउंड लेयरिंग क्या होती है, एरियल लेयरिंग क्या होती है, कैसे लेयरिंग किसमें किया जाएगा कि वे पौधे जिनकी डालियां काफी लचीली होती है। और लेयरिंग करते समय किस बात का ध्यान रखते हैं कि जमीन के अंदर जिस रीजन को, जिस तने के जिस भाग को रखते हैं उसमें गांठ होनी चाहिए, नोड होना चाहिए, कलिका होनी चाहिए, जिससे वहां से क्या निकल सके, अपस्थानिक जड़। तो कटिंग में हम क्या करते हैं, पौधे के भाग को काटते हैं, लेयरिंग में हम काटते नहीं हैं, पौधे मुख्य पौधे पर लगे हुए भाग को ही उसमें हम जर्मिनेट कराते हैं। और जब वो जड़ उसमें से अपस्थानिक जड़ निकल जाती है तब उसे मुख्य पौधे से अलग कर कर एक अलग पौधे के रूप में कहीं भी उगाते हैं। तो लेयरिंग क्या, फिर उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ्टिंग देखा कि ग्राफ्टिंग में हमने देखा है कि एक पौधा का वह भाग होता है जो जड़ सही जमीन में लगा होता है, जिसे स्टॉक कहते हैं, और दूसरा वो होता है जो उसमें हम ग्राफ्ट करते हैं, लगाते हैं, जिसे हम लोग सैन कहते हैं। तो ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। फिर हम लोग लैंगिक जनन की तरफ चले कि लैंगिक जनन में हम लोगों ने देखा कि इसमें नर और मादा की जरूरत होती है, इसमें नर और मादा युग्मक बनते हैं जिनमें निषेचन होता है, और निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, और यही युग्मनज वृद्धि और विकास कर कर एक पूरी ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप होता है। हम लोगों ने यह भी देखा कि अगर नर जननांग एक ही जीव के अंदर उपस्थित हैं तो उसको हम लोग द्विलिंगी कह रहे थे, और अगर अलग अलग हैं, नर अलग है और मादा अलग है, तो ऐसे जीव को हम लोग क्या कह रहे थे, एक लिंगी कह रहे थे। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने पौधों में भी पुष्प एक लिंगी और द्विलिंगी देखा। फिर निषेचन की बात भी हमने देखा कि निषेचन जो होता है, निषेचन से पहले हम लोगों ने युग्मक जनन के बारे में पढ़ा कि युग्मक कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, प्राथमिक जननांग किसे कहेंगे, द्वितीयक जननांग किसे कहेंगे। हम लोगों ने इसका
इसके बारे में जाना कि वे जननांग जहाँ युग्मकों का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि युग्मक ही क्या होते हैं? जनन की इकाई माने जाते हैं। तो जहाँ युग्मकों का निर्माण होता है वह जननांग प्राथमिक जननांग कहलाएगा, और बाकी दूसरे जो होते हैं वो सहायक जननांग के रूप में जाने जाते हैं। तो युग्मक का निर्माण मनुष्यों के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो वृषण में होता है और महिलाओं में अंडाशय में होता है। तो वृषण और अंडाशय प्राथमिक जननांग हो गए और बाकी जो हैं सहायक जननांग होते हैं। हमने यौना आरंभ क्या होता है, मासिक चक्र क्या होते हैं, युग्मक का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। और हम लोगों ने ये भी जाना कि अगर नर और मादा युग्मक एक ही जैसे हैं, संरचना आकार इन सब में एकदम हुबहू एक जैसे हैं, तो ऐसे युग्मक को हम लोग क्या कर रहे थे? समयुग्मक। और अगर ये अलग अलग हैं, नर जनरली छोटा होता है और मादा बड़ी होती है, तो ऐसे युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं? विषम युग्मक। ये सब जानने के बाद हम लोग निषेचन की तरफ चले कि निषेचन कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या जीव केवल निषेचित अंडे से ही उत्पन्न होते हैं या जीव केवल निषेचन के बाद ही उत्पन्न होते हैं? तो हम लोग ने इसका जवाब ढूंढते हुए पाया कि निषेचन दो तरह का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन वह होता है जो जीव के शरीर के अंदर होता है, बाह्य निषेचन वो होता है जो शरीर के बाहर होता है, जो जनरली जो मुख्य रूप से जलीय जीवों जैसे मछलियों और पौधों में होता है। और आंतरिक निषेचन मुख्य रूप से स्तनधारी जैसे हम लोग में भी होता है, गाय बकरी बंदर भालू में भी होता है। तो इसका जाना, और हम लोगों ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जाना, एक बड़ा ही रोचक बात हम लोग यहाँ जाने कि जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी में जब निषेचन होगा अंडे का तो वो या तो रानी मक्खी बनेगी या तो वर्कर बनेगी, लेकिन अगर निषेचन नहीं होगा तो वो ड्रोन बनती है, मतलब नर मक्खी बनती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बिना निषेचन के भी जीव उत्पन्न हो जा रहा है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कह रहे थे? अनिषेक जनन, पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोगों ने जाना, डिस्कस किया, और फिर आगे उसके हम लोगों ने देखा कि निषेचन के बाद भ्रूण का विकास कैसे होता है, और वह कौन जीव ऐसे होते हैं जो अंडा देते हैं, अंडज होते हैं, मतलब अपने समान अंडा, मतलब अपने समान बच्चा सीधे नहीं उत्पन्न करते हैं, बल्कि वो निषेचन के बाद अंडा देते हैं और उस अंडे में ही पोषक पदार्थ संचित होता है, और एक निश्चित समय अंतराल के बाद उस अंडे से ही क्या उत्पन्न होते हैं? बच्चे उत्पन्न होते हैं। और ये गुण किसमें पाया जाता है? जनरली सामान्य रूप से पंछियों और सरीसृपों में। और ऐसे जीवों को हम लोग क्या कर रहे थे? अंडज। क्या कर रहे थे? अंडज। जबकि हम लोगों ने यह भी देखा कि कुछ हम लोग जैसे स्तनधारी हैं तो ये क्या करते हैं? ये अंडा नहीं देते हैं, बल्कि ये अपने समान पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। तो वे जीव जो अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जरायुज। क्या कहते हैं? जरायुज। अंग्रेजी में बीबीपेरस, और अंडे देने वाले को अंडज या ओबीपेरस। तो ओबीपेरस और बीबीपेरस मतलब अंडज और जरायुज क्या होते हैं ये भी हम लोग जाने। साथ ही साथ पौधों में निषेचन के बारे में हम लोगों ने देखा कि पौधों में निषेचन के बाद कैसे, कौन सा उनका भाग जो होता है भ्रूण बनाएगा, कौन सा भाग उनका जो है बीज बनाएगा, और कौन से भाग उनकी फल भित्ति के रूप में या फल के रूप में डेवलप करेगी, विकसित होगी। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने बारी बारी से क्या किया? अध्ययन किया। तो बच्चों हम लोगों ने ये चैप्टर पूरी तरह से हम लोग समाप्त कर चुके, और इसमें जो है इससे संबंधित डीपीपी आपको प्रदान कर दी जाएगी, प्रदान हो जाएगी, मिल जाएगी। धन्यवाद।